हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटेंसी विद रूहानी। तो आज हम इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक बैलेंस शीट दी जाएगी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसके हेल्प से आप जो है वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स बनाएंगे और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपके सामने जो एक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये दिखा रही हूँ मैं, ये बैलेंस शीट है आपकी, जिसमें आपको 2 ईयर्स का दे रखा है, 2019 और 18 का, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है पूरा यहाँ तक है, जिसमें पूरी बैलेंस शीट यहाँ तक है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्वेश्चन को कि भाई क्वेश्चन में क्या है। इक्विटी लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, ठीक है, जिसमें आते हैं शेयर होल्डर फंड्स आ गए हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आ रही है और करंट लाइबिलिटीज़ आ गई हैं। उसके बाद आता है टोटल आता है, फिर एसेट्स आते हैं जिसमें नॉन करंट एसेट्स आते हैं और फिर करंट एसेट्स आते हैं, फिर टोटल आता है। नोट्स टू अकाउंट्स का क्या मतलब है कि जब भी किसी भी सब हेड के सामने नोट नंबर दिया जाएगा तो उसी नोट नंबर को आपको फॉलो करना है, ये फिगर्स फॉलो नहीं करने हैं। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस के आगे 1 लिखा हुआ है तो आपको नोट नंबर 1 को फॉलो करना है। और जब आप नोट नंबर 1 में जाओगे, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है रिजर्व एंड सरप्लस को, और जो फिगर्स दे रहे हो कि आपको यही लेनी है, तब आपको पीछे जो ये वाली फिगर्स थी, मतलब ये वाली फिगर्स थी, ये फॉलो नहीं करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट्स, कि इन्वेस्टमेंट्स जो है 8,000 की थी, हमने जो 8500 की सेल कर दी है। दूसरा आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, कि हमने कितना बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स पूरे साल में, 9,000। उसके बाद आता है थर्ड आता है कि ड्यूरिंग द ईयर, की साल के दौरान हमने जो है फिक्स्ड एसेट्स का कुछ पार्ट जो है, जो 10,000 का कुछ पार्ट था, वो हमने 12,000 की सेल कर दिया। जो प्रॉफिट है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में इंक्लूड कर दिया। और फोर्थ आता है जो इंटीरियम डिविडेंड है वो हमने पे करा है 40,000। और अभी हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट को देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या, आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग देनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। जो भी ईयर होगा वो आपको वहाँ पर लिखना है, और ये ऐसे लिखना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। आपको ये पहली लाइन लिखनी है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, एक पर्टिकुलर्स बनाना है कॉलम, और अमाउंट का कॉलम बनाना है, ठीक है। और मेरा जो है ब्रॉड है, मतलब मेरे पेजेस ऐसे हैं, ठीक है, ब्रॉड है, ठीक है, विड्थ ज़्यादा है, तो मेरा यहाँ तक बना है। आप रजिस्टर में बनाओगे तो आपकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो आपका एक पेज पे आ जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद आपको बनाने हैं वर्किंग नोट्स बनाने हैं, जो जो आपको अकाउंट की ज़रूरत होगी आपको वर्किंग नोट्स में शो करने हैं। इसके बाद अब मैंने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रखा है। अब हम ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे भी कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं। वर्किंग नोट्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है ज़रूरी नहीं होता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो है क्वेश्चंस की ज़्यादा क्लैरिटी मिलती रहेगी। तो ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डैट इज़ प्रोविजन फॉर टैक्स एंड फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट नहीं बनाओगे तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में ज़रूर लिख देना कि भी आपने उस इन्वेस्टमेंट को कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया है, ठीक है। तो अब हमें कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जैसे बनाया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, हमारा एसेट होता है। तो इसका जो डेबिट बैलेंस होगा सबसे पहले ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन होगा। सबसे पहले हम ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन जो है बैलेंस शीट से लेंगे। जो हमें दे रखा है नॉन करंट एसेट में, ये हमें दे रखा है ब्रॉट डाउन और ये हमें दे रखा है कैरी डाउन, ठीक है। तो हमने लिख दिया ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन। उसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट्स थी 8,000 की, वो हमने 8500 की सेल कर दी है। तो सबसे पहले जो है सेल वैल्यू हम लिखेंगे डैट इज़ बाय बैंक अकाउंट 8500। और जो भी हमारा डिफरेंस होगा, जितना भी हमें गेन हुआ है टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। कितना लिखिए, 8500 माइनस 8000, जितना भी हमें गेन हुआ है 500 रुपये का। और उसके बाद जब आप बैलेंस करोगे, ठीक है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा टू परचेज अकाउंट। ये क्या हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। जब मैंने ये साइड और ये साइड टोटल करी तो ये साइड छोटी है, तो मेरा ये वाला जो है बैलेंसिंग फिगर निकलता है। तो हम इसको बोलेंगे टू परचेज अकाउंट, कि मैंने 18,000 के जो है इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है। तो ये क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम बैलेंस डालेंगे, सेल वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद जितना भी मेरा गेन हुआ है या लॉस हुआ होता तो क्रेडिट आता, और गेन हुआ तो मैं डेबिट साइड लिखूंगी। और जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, परचेज अकाउंट,
ठीक है, ये था इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद आता है फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट का क्या करना है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट का अगेन एसेट है तो ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लिख लेना सबसे पहले, ठीक है, जो कि मैंने लिख लिया है। डैट इज जो मेरा ब्रॉड डाउन है वो क्या 4 लाख और जो कैरी डाउन है मेरा 3,20,000, तो मैंने ये लिख दिया है। इसके बाद जो मेरी सेल वैल्यू होगी, सेल वैल्यू क्या मैंने 12,000 की बेची है तो मैंने 12,000 रुपये यहाँ पे सेल वैल्यू लिख ली है। उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ है मेरे को, 10,000 की थी, 12,000 में बेच दी तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब अगर मैंने यहाँ पर मैंने देखा, जब मैंने बैलेंस किया तो मैंने देखा कि जो डेबिट साइड है वो बड़ी और क्रेडिट साइड जो है छोटी है। अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस फिगर होता है वो निकलेगा हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर मेरा क्या निकला? डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर मेरा जो है ये बड़ा आता और ये छोटा आता तो यहाँ क्या निकलता मेरा कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट किया होगा, कि मैंने कुछ परचेज किया होगा तो वो यहाँ निकलता। अदरवाइज अगर आपका यहाँ निकले तो डेप्रिसिएशन बनेगा। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन निकल गया, डैट इज 70,000। ये मेरी क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। उसके बाद लास्ट क्या आता है हमारा? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में क्या है? उन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले आप तो बैलेंस डालोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस डालोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? हमारा लाइबिलिटी है, तो मेरी ब्रॉड डाउन इधर आएगी और कैरी डाउन इधर आएगा, तो वो डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। जो मेड होता है, ध्यान से पड़ेगा, जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर की बनाया गया है, तो मेड हमेशा जो है यहाँ आता है। अगर मेड आपका यहाँ आ गया तो पेड आपका इधर निकलेगा। अगर पेड आपने यहाँ लिखा है तो मेड आपका इधर निकलेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट हमें 9,000 दे रखा था, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर क्या निकली? डैट इज टू इनकम टैक्स पेड 74,000। ये है क्या मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो मैंने अकाउंट्स बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी ए पार्ट, डैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे को कितना कैश फ्लो हुआ है। सबसे पहले क्या लिखूंगी? सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो नेट प्रॉफिट निकालूंगी मैं कि टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले मेरा कितना नेट प्रॉफिट बनता है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी? जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस होगा, ठीक है, वो कैसे निकालना है? जो सरप्लस लिखा हुआ है डैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, पहले इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक तरह से प्रॉफिट है। जो भी हमारा बैलेंस है वो हम लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस लेंगे, 68,000 56,000, तो 68,000 माइनस 56,000 कितना निकला? 12,000। उसके बाद मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि नेट प्रॉफिट निकालने के तरीके बताए थे, जिसमें हम लोग जो प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करते हैं, प्रपोज डिविडेंड को ऐड करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व को ऐड करते हैं, तो ये सब आइटम्स लेनी होती है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट पॉइंट देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इंटीरियम डिविडेंड पे किया हमने 40,000 का। तो हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट निकालते वक्त सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटीरियम डिविडेंड को ऐड करेंगे, डैट इज़ 40,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर करंट ईयर, जो हमने करंट ईयर का बनाया है, कितना बनाया है मैंने? 9,000 का, तो वो 9,000 मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और जनरल रिजर्व में जो मैंने जितना भी ट्रांसफ़र किया, डैट इज़ 3,10,000 में से मैंने 3,10,000 माइनस 3 लाख, जो डिफरेंस होगा वो मैं यहाँ पर 10,000 लिख दूंगी। और जो टोटल है मेरा डैट इज़ 12,000 40,000 9,000 10,000, डैट इज़ 71,000। ये मेरा क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा डिफरेंस आता है। जो भी आपको ये 2 ईयर दे रखे हैं, इनके आपको डिफरेंस लेने हैं, ठीक है। हमें पूरी वैल्यूज़ नहीं लेनी होती, डिफरेंसेस लेने होते हैं। तो नेट प्रॉफिट मैंने निकालने का तरीका बताया था, जिसमें हम सबसे पहले बैलेंस लेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का। उसके बाद जो आइटम्स हमें दे रखी होगी, जैसे इंटीरियम डिविडेंड अगर हमें गिवन है तो वो लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दे रखा है तो वो लेना है, रिजर्व ले रखा है तो वो लेना है। जो मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था उस अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारा क्या निकलेगा? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, डैट इज 71,000। अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। हमने डेप्रिसिएशन निकाला मैंने, ठीक है। कहाँ निकाला? बैलेंस फिगर 70,000, तो वो हम ऐड कर देंगे क्योंकि नॉन कैश आइटम है, ठीक है। हमें जो है प्रॉफिट हुआ
कहाँ प्रॉफिट हुआ, दो जगह प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ सेल करके और फिक्स एसेट में प्रॉफिट हुआ सेल करके। तो ये क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी मैं, ठीक है। डैट इज़ 500 और 2000, ठीक है। तो मैंने जब 70,000 प्लस 500 प्लस 2000 में जब 71,000 में ऐड करूँगी तो मेरा कितना क्या बनेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनेगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डैट इज़ 1,38,500। जो वर्किंग कैपिटल मतलब करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में डिफरेंस, मतलब चेंज आने से पहले जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना बनता है, इतना बनता है। आपको यहाँ की आइटम्स ऐड करती जानी है, जितनी भी, चाहे वो माइनस में भी आ गए उसको भी ऐड करना है आपको, ठीक है, ऐड होती जाएगी। ये हम जो मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बताया था उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, ठीक है, फिर उसमें एडजस्टमेंट करी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, जिसकी हेल्प से हमारा निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे, जो करंट एसेट में डिक्रीज हुआ है उसको ऐड करेंगे और करंट लायबिलिटी में जो इंक्रीज हुआ है उसको ऐड करेंगे। करंट एसेट में जो इंक्रीज होगा उसको माइनस करेंगे और करंट लायबिलिटी में जो डिक्रीज होगा उसको माइनस करेंगे। अब देखो करंट एसेट्स कहाँ है हमारे, यहाँ है करंट एसेट्स। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, वो आपको ये पॉइंट सॉल्व करते वक्त नहीं लेना है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में नहीं लेना है। जब करंट इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स लिखा हो या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो करंट लायबिलिटीज़ में, तो वो चीज़ नहीं लेनी है। तो हमारे पास दो चीज़ें बची, डैट इज़ इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। अब आप देखो ये 2019 की है, ये 2018 की। अब आप देखो जो करंट इन्वेंट्रीज है 2,40,000 के थे पिछले साल, इस साल 2,10,000 के, तो वो घट रहा है, कम हो रहा है, देख रहे हो ना। 2,40,000 के थे, अब 2,10,000 के, तो ये कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जो डिफरेंस है इन्वेंट्री का 30,000 वो यहाँ ले लिया है। उसके बाद जो ट्रेड रिसीवेबल है 2,10,000 के थे, अब 4,55,000 के हो गए, बढ़ गए हैं। तो जो डिफरेंस है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है करंट एसेट, तो माइनस करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल हमने माइनस कर दिया, ब्रैकेट का मतलब ये माइनस लगाया मैंने, 2,45,000। उसके बाद आते हैं करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ में प्रोविजन फॉर टैक्स तो लेना है, क्योंकि ये हमारा क्या एडजस्टमेंट में था, हमने ये तो लेना है। सिर्फ ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल हमारा जो इतना था 1,68,000 अब 1,34,000 हो गया है, मतलब कम हो गया करंट लायबिलिटी। तो अगेन यहाँ पर हमारा माइनस होगा 34,000। जब आप इसमें इस वाली वैल्यू में जब आप ये सब जो चीज़ें प्लस माइनस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, कि टैक्स से पहले कितना कैश आपका आउटफ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो निकला है हमारा, माइनस में आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनकम टैक्स, जितना हमने पे किया है, जो हमने निकाला था प्रोविजन फॉर टैक्स में, इनकम टैक्स हमने पे किया 74,000, वो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब आप देखो हमारा जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है। जब अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मेरा आंसर जो है नेगेटिव में है। बी पार्ट आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिंपल है कि जो परचेज होगा वो माइनस में, ठीक है, और जो सेल करेंगे वो हमें ऐड करना है। हमने इन्वेस्टमेंट जो है परचेज करी थी इन्वेस्टमेंट 18,000 की, डैट विल बी डिडक्टेड। सेल करे थे फिक्स्ड एसेट, हमने सेल करे थे 12,000 के, डैट विल बी एडेड। सेल करे थे इन्वेस्टमेंट 8,500 के, वो भी ऐड हो जाएंगे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, फ्रॉम लूँगी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में अगेन लोन वगैरह, डिबेंचर्स, शेयर से रिलेटेड। तो अब आप बैलेंस शीट में देखोगे तो शेयर कैपिटल तो है, बट इसकी जो वैल्यू है सेम है, तो इसका कुछ करेंगे नहीं। अब देखो आप जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, मॉर्गेज लोन है, वो क्या है, पहले ज़ीरो था, अब जो है बढ़ गया है, 2,70,000 का हमने लोन ले लिया, इसका मतलब, ठीक है, हमारा लोन बढ़ गया है, लायबिलिटी बढ़ गई है। तो ये क्या होगी हमारी ये क्या होगी हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और उसके बाद जो हमने इन्वेस्टमेंट सेल करे थे, कितने के सेल करे थे हमने, ओहो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं है यहाँ पे, गलत हो गया, इंटरिम डिविडेंड है।
लोन हमने लिया है तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड हमने पे करा है। अब इंटरिम डिविडेंड का क्या जो है, दो क्या कहते हैं, दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो गए तो फाइनेंसिंग से माइनस होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो गए तो फाइनेंसिंग से माइनस हो गए, ध्यान रखना। तो मॉर्गेज लोन क्या, हमने लोन लिया है, हमारा लोन जो है बड़ा है, देखो पहले 0 था अब यहाँ पे बढ़ गया है, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया है। अगर यहाँ पे कम हो रहा तो हम माइनस करते, ये ध्यान रखनी है अपनी बात। तो इंटीरियम डिविडेंड क्या है, हमने पे करा है, तो हमने ऑपरेटिंग में तो प्लस कर दे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हमने माइनस किया तो कितना है, 2,30,000, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा पॉजिटिव में है। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों को प्लस करोगे, ए बी सी को प्लस करोगे, तो आपका 48,000 आ रहा है, जो कि है पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में हो तो डैट विल बी कंसिडर्ड एज इंक्रीज। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इतना हुआ है। अब आपको आंसर चेक करना हो तो मैं आपको बताया था भी आंसर कैसे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें लास्ट हमने स्टेप करना है, डैट इज जो भी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होंगे ईयर की बिगिनिंग में, ईयर का बिगिनिंग हमारा क्या हुआ, ये, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या हुआ, ये हुआ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ईयर की बिगिनिंग में 1,30,000 थे, और मैंने बोला था करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो भी करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होगी, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स होंगे, वो हमेशा हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करके लेते हैं। अगर बैंक को ओवरड्राफ्ट होता तो हम माइनस करके लेते। तो 1,30,000 प्लस 19,000 किया मैंने, 1,49,000। जब आप इसको इससे प्लस करोगे ना, तब आप देखोगे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर है उससे मैच होगा। जब आप निकालो 1,80,000 में जब आप 17,000 ऐड करते तो कितना बनता है हमारा, देख लेते हैं। 1,80,000 में जब ऐड करते हो 17,000 तो हमारा बनता है 1,97,000, ठीक है। अब आप देखो आपका आंसर जो है 1,97,000 ही आ रहा है। वो कैसे आ रहा है कि जो मेरा ए प्लस बी प्लस सी करके आया था, उसमें मैंने बिगनिंग का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था वो ऐड किया, तो मेरा जो है एंड ऑफ द ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच कर गया। इसका मतलब जो मेरा क्वेश्चन है वो पूरा सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे यहाँ नहीं मैच करता तो इसका मतलब मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी करी है। तो ये था पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, जिसमें हमें सिर्फ थोड़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मुश्किल आती है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि ये आइटम्स आनी ही आनी है, क्या पता आपको डायरेक्ट भी दे दिया हो, ये आइटम्स नहीं दी हो आपको, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डायरेक्टली आप एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमें आइटम्स गिवन थी तो हमने ली, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम ली, फिर हमने क्या किया, इंक्रीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल का देखा, ठीक है। फिर हमने जो है इनकम टैक्स जो है माइनस करा, फिर हमने इन्वेस्टिंग का निकाला और फाइनेंसिंग का निकाला, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमने के साथ डील किया, ठीक है। तो ये आपका जो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने फिक्स्ड एसेट्स का देखा, प्रोविजन फॉर टैक्स का देखा है, ठीक है, डिविडेंड का देखा, इन्वेस्टमेंट्स का देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं 1-2 पॉइंट्स जो है न्यू लेकर आऊँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।